नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सत्ता के 12 सालों में देश को किस अराजक स्थिति में, अराजक हालात में पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने, इसका एक खतरनाक एग्जाम्पल आज पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जहां बीजेपी को सत्ता संभाले अभी महीना भर भी नहीं हुआ है और बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है। आज इसका शिकार बने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। आज अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों से और उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। वो गए वहां जहां भीड़ ने हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस बिल्कुल गायब रही। सोचिए कितना भयानक माहौल बीजेपी सरकार में बन गया है, जहां एक सांसद पर हमला हो रहा है और उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। अभिषेक बनर्जी के साथ गए सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने ही उन्हें हेलमेट पहनाकर किसी तरह भीड़ से बाहर निकाला। उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए, पीछे से धक्का मारा गया, मुक्के मारे गए और इसी में कोई बड़े हथियार से हमला अगर कर देता तो क्या होता। आज देखिए कि 4 मई को नतीजे आने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर टीएमसी कार्यालयों में, ऑफिसेज में आग लगाई, तोड़फोड़ की, बुलडोजर चलाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। यहां तक कि 22 मई को फलता में चुनाव से ठीक पहले न जाने क्या हुआ कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। तो साफ समझ में आता है कि बीजेपी धमकाने और हिंसा की राजनीति कर रही है। आज जो हमला हुआ है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि यह हमला भाजपा की तरफ से प्रायोजित है। देखिए इन्होंने क्या किया है, यही इनके लोकतंत्र का नमूना है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की बाइट सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, सुनिए जरा। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধারক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। আমি तो सुन रहे हैं, आई विल डेफिनेटली मूव टू द कोर्ट। यहां पर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे कह रहे हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई। अभिषेक बनर्जी जब घटनास्थल से निकल रहे थे, उनकी ऑलमोस्ट लिंचिंग हो चुकी थी और निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, मीडिया से एक छोटी सी बाइट वो भी सुन लीजिए। Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। इनके शर्ट जो हैं वो फाड़ डाले गए, पिटाई की गई, गिराया गया, मुक्के मारे गए, लात मारे गए, सब कुछ। ये सारे विजुअल्स हैं, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये विजुअल्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जो एथिक्स हैं, जर्नलिज्म की जो एथिक्स, उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये सारे विजुअल्स ऐसे हैं जिसे अभिषेक बनर्जी कल चाहें तो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आपको बता दूं कि टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। आज सुबह ही विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी, जिस पर उन्होंने साफ कहा था कि मुझे 7 जन्म में झुका नहीं पाएंगे। आइए जरा सुन लीजिए, सुबह की घटना। सीआईडी पहुंचती है अभिषेक बनर्जी के घर पे और शाम के वक्त जब ये पहुंचते हैं उधर सोनारपुर में, तो वहां इनके साथ लिंचिंग होती है, मारपीट होती है। लेकिन पहले ये सुनिए। आपके खिलाफ एफआईआर भी किया गया है अमित शाह के पर बोलने के लिए। जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो
कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। अरे दादा ना, पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर दो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं हैं। तो 7 जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए, यहां साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। साफ है कि टीएमसी अभी बीजेपी के सामने दब नहीं रही है, झुक नहीं रही है, तो उसके नेताओं को इस तरह डराया जा रहा है। ऐसा ही बदला बिहार में भी लिया जा रहा है दोस्तों। बिहार में लालू यादव के परिवार से बदला लिया जा रहा है। राबड़ी देवी आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस वक्त एमएलसी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं वहां परिषद में, विधान परिषद में। राबड़ी देवी को सम्राट चौधरी उनके सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से हटाने का नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने कहा है कि वो घर खाली नहीं करेंगी। आइए जरा सुन लीजिए यहां राबड़ी देवी को। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। तो नया नया मुख्यमंत्री बने हैं ना, फोर्स लगा के खाली करवा लीजिए। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस नाते उनकी कैबिनेट रैंक है और 10 सर्कुलर रोड जैसे बंगले की वो हकदार भी हैं, फिर भी उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जब वो बड़े बंगले की हकदार हैं तो फिर मौजूदा आवास उनसे क्यों खाली कराया जा रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं है। याद कीजिए, इसी तरह राहुल गांधी को भी उनके तुगलक रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस मिला था। हालांकि राहुल ने तो तुरंत घर खाली कर दिया, तो बीजेपी के मुंह पर एक तरह से तमाचा ही पड़ा, क्योंकि उसके बाद देश के कई लोगों ने राहुल गांधी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। चिराग पासवान के साथ भी, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथी सहयोगी हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है। बल्कि तब तो रामविलास पासवान, बाबा साहब अंबेडकर, सबकी तस्वीरें सड़क पर फेंक दी गई थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर स्पेशली लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। चिराग पासवान जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिताजी जब नहीं रहे तो यहां दिल्ली में क्या हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी का बैनर लगा हुआ है और सारे घर के सामान, साजो सामान जो है, और वो इनके बाबा साहब अंबेडकर से लेकर रामविलास पासवान की तस्वीरें तक कोने में उधर पड़ी हुई हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सब कुछ फेंक दी गई थी सड़क पे। ये आपने देख लिया, ये देश ने देखा है दोस्तों, आपने देखा, अभी आप फिर से दिखाया। देश ये भी देख रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो किसी संवैधानिक पद पर इस वक्त नहीं है, सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, किसी आयोग के मुखिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें टाइप 8 बंगला मिला हुआ है। और यकीन मानिए, जी हां यकीन मानिए, अगर कल को इंडिया गठबंधन या विपक्ष की सरकार आ गई तब भी आडवाणी जी उसी घर में बने रहेंगे, क्योंकि वहां ऐसे बदले की राजनीति नहीं होती है, विपक्ष ये काम नहीं करता है। ये तो शायद मोदी और अमित शाह का खास स्टाइल बन गया है, बदले की राजनीति करना, जिसने अभी बिहार और बंगाल में अपना असली रंग दिखा दिया है। वैसे बीजेपी के रंग अब जनता के सामने भी खुलकर आ रहे हैं। यहाँ इस बात का को यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो है वो देश के युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए है। नीट आप जानते हैं, सीबीएसई ये जानते हैं आप, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों के बाद अब सीयूईटी एग्जाम जो है उसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद देश भर में बीजेपी पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। राहुल गांधी ने आज की गड़बड़ पर क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी यहां लिखते हैं, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी, यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं दोस्तों कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की कई खबरें आने के बावजूद मोदी शिक्षा मंत्री को यानी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा रहे हैं और न ही खुद सामने आकर जिम्मेदारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मोदी खुद नीट पेपर लीक मुद्दे को देख रहे हैं, लेकिन लीक का मामला पहली बार तो सामने आया नहीं है।
तो अब तक मोदी क्या कर रहे थे, यह सवाल भी है। और आगे भी परीक्षाएं ठीक से लेने के लिए क्या करने वाले हैं, यह देश को जानने का हक है। परीक्षा पर चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन परीक्षा ठीक से हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी सरकार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लगातार लोगों के हक मारे जा रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि भी अगर मारे जा रहे हैं, और ये वो जनप्रतिनिधि जिनको आज मारा गया, मारा मतलब जान से नहीं मारा गया, पिटाई की गई, आपने देख लिया, शुरुआत में बता चुका हूं, अभिषेक बनर्जी के। तब किस सुशासन की उम्मीद बीजेपी से की जाए, देश की जनता किससे उम्मीद करे। अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। यहां साफ साफ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आ जाती है, और ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ से विपक्ष की एकता दिखाई दे रही है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उनके ऊपर हमला, और ये सोची समझी रणनीति के तहत पहले से तैयारी, कहा यह जा रहा है, तस्वीरें हैं, कहा नहीं जा रहा है, तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, महिलाएं हाथ में अंडे लिए तैयार बैठी थी, अभिषेक बनर्जी आए और उनके ऊपर ये अंडे फेंके जाए, और बहुत सारी तस्वीरें। आप लोगों से कहूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखेंगी जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। हम माफी चाहेंगे कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन यहां पर दो ट्वीट आपके सामने और रखना चाहता हूं। एक टीएमसी का ट्वीट है। टीएमसी ने उस लिंचिंग ही कहूंगा, उस लिंचिंग वाली तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ लिखा है कि अपने वचन पर कायम रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्माकर के शोक संतप्त परिवार का साथ नहीं छोड़ा। यह अभिषेक बनर्जी जो हैं, संजू कर्माकर के शोक संतप्त परिवार का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी फॉर बंगाल यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल की बीजेपी समर्थित उपद्रवियों के क्रूर हमले के बाद भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वे भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई अकल्पनीय क्षति से तबाह परिवार के साथ खड़े रहे। यही अंतर है कोरोना से प्रेरित राजनीति और घृणा से प्रेरित राजनीति में। शुभेंदु, जी हां, शुभेंदु अधिकारी की बात हो रही है। आज की घटनाओं ने एक बार फिर उसी तरह की राजनीति को उजागर कर दिया है जिसका आप नेतृत्व करते हैं। एक ऐसी राजनीति जो धमकी, हिंसा और प्रतिशोध, जी हां, हिंसा, धमकी और प्रतिशोध पर आधारित है, यहां कह रही है टीएमसी। इसी को कोट करते हुए ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया है, और ममता बनर्जी इंग्लिश में लिख रही हैं, रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। यहां ममता बनर्जी ने इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन बीजेपी। तो यहां पर ये एक गुस्सा, ये देखिए एक गुस्सा है, इस पूरे घटनाक्रम पर एक गुस्सा दिखा रही हैं ममता बनर्जी भी। जो कुछ हुआ और जो कुछ बिहार में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, देश में हो रहा है, देश के युवाओं के साथ हो रहा है। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार, उनके शिक्षा मंत्री, क्या उनसे परीक्षाएं एक नहीं बल्कि 4 परीक्षाएं, और कितने छात्र यहां इन परीक्षाओं के कारण परेशानी में हैं, ये सब कुछ क्या बताती हैं? इन सब सारी चीजें बताती हैं कि देश बीजेपी का असली चेहरा देख रहा है। बंगाल से बिहार और वाया दिल्ली जो कुछ हो रहा है, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम हमारे साथियों को ले आइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीधे उधर पश्चिम बंगाल से हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से हमारे
चार साथी जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और अंशु जी हमारे साथ हैं, अंशु नेथानी जी और सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे पश्चिम बंगाल चलना चाहता हूं। सुमन दा, आपके पास आना चाहता हूं। ये घटनाक्रम बहुत कुछ रख चुका हूं जितना हमारे पास है, लेकिन इस घटनाक्रम को बताइए। और देखिए 4 मई के बाद से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है बदले, लेकिन अच्छे उसूलों के साथ बदले। यहां तो बदलाव इस ढंग से दिखाई दे रहा है जहां लिंच मॉब, राहुल गांधी की वो बात याद आती है मुझे जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश में नफरत का केरोसिन जो है वो छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी मात्र की जरूरत है। क्या ये वही चिंगारी दिखाई दे रही है या कुछ और है? सुमन भट्टाचार्य जी। राजीव जी, बिल्कुल वही चिंगारी है। मैं आपको और एक वीडियो बाद में भेजूंगा जो ईद का दिन का वीडियो है। यहाँ के बिल्कुल कलकत्ता शहर के बगल में एयरपोर्ट के पास एक इलाका में एक हिंदू फैमिली के पास भाजपा का, बजरंग दल का एक वाहिनी जाता है। कुछ गुंडे जाते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखने वाले गुंडे, जो बताते हैं कि उनका जो सन इन लॉ है वो मुसलमान है, उसको उस मोहल्ले में रहने का हक नहीं है। वो बताता है कि उस हिंदू फैमिली को इस लाव जिहाद के खिलाफ एक्ट करना पड़ेगा और उस मुसलमान दामाद को घर से निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो उस मुसलमान दामाद को अपना धर्म चेंज कर लेना पड़ेगा। देखिए, बंगाल में कुर्बानी, नमाज, ये सब के लिए जो हो रहा है आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद और राहुल गांधी का बात ही आता है। ये जंग नफरत के साथ मोहब्बत का है, ये जंग गॉडसे के साथ गांधी का है। आपको याद रखना पड़ेगा, इस भाजपा ने एक ऐसे बंदे को एमपी चुना है जो पहले एक जज रह चुका है, और जो जज रहते हुए ऐसे बहुत कुछ बोला था जो जज रहते हुए कोई बोल नहीं सकता। लेकिन उससे भी खराब हुआ था वो जब जज से इस्तीफा दे के जब वो एमपी बनने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने बताया जे गॉडसे और गांधी के बीच वो चूज नहीं कर सकते हैं, वो बता नहीं सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इससे साफ जाहिर होता है हम लोग सचमुच वो गॉडसे की जो एरा है उसमें घुस गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, आज के घटनाक्रम के बाद भाजपा का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है हम लोग है इसीलिए तो तृणमूल अभी तक है, नहीं तो तृणमूल को पब्लिक पीट के निकाल देता। तो ये है भाजपा का रवैया, जो खुद ये मॉब लिंचिंग, ये सारे कुछ को एनकरेज करता है, जो इसको प्रोत्साहित करता है। इससे पता चलता है, आप ये छोड़ दीजिए जो अभिषेक बनर्जी या टीएमसी चुनाव हार गया है कि जीत गया है। आप ये सोचिए, जो एक एमपी अगर उसका पार्टी का किसी मर्डर्ड किल वर्कर के घर पे जाते हैं तो उसके लिए क्या वेट करता है। यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम में जितने 6 वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनको पता है जो कितने लोग पॉकेट में अंडा लेके घूमता है। जब कोई विपक्ष का एमपी आता है तो उसके ऊपर डालने के लिए, ये भाजपा का कल्चर है, ये भाजपा का डबल इंजन का सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बनता है, आज का ये तस्वीर सारा दुनिया के पास जाना चाहिए। जो भारत में एक एमपी को 540 एमपी में एक एमपी को कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए, ये सब बंगाल की जो गोदी मीडिया है शाम से दिखा रहा है, ये पब्लिक एंगर है। पब्लिक एंगर में कोई पॉकेट में अंडा लेके घूमता है। अभिषेक बनर्जी बार बार बोला, जो उन लोगों ने पुलिस को बोला था, जो ऐसे पूरा तैयारी करके भाजपा रखा है ऐसे कुछ घटाने के लिए, लेकिन पुलिस ने लगभग चुप रहा पहला 1 घंटा, उसके बाद सेंट्रल फोर्स और पुलिस गया।
ये भाजपा का डबल इंजन सरकार है। जब मणिपुर में हम लोगों ने देखा था, आज बंगाल में ये प्रत्यक्ष हो रहा है। ये सारा भारत को जानना चाहिए जब बंगाल में कौन सा सरकार आया है और क्या चल रहा है। ये लाभ जिहाद का वीडियो सारा इंडिया में फैल जाना चाहिए और जय शाह जो मुसलमान देश में बैठ के अपना क्रिकेट चलाता है उसमें वहां पे जाना चाहिए। सारा यूएई और सऊदी अरब को जय शाह से पूछना चाहिए, क्या कोई मुसलमान से शादी करना गलत होता है? क्या कोई मुसलमान से शादी करना गुनाह होता है? क्या इसके लिए धमकी और ये सब कुछ मिलना चाहिए? ये पूरा दुनिया को देखना चाहिए। जे भारत में एक स्टेट में अगर भाजपा पावर में आ जाता है तो वहां पे ऑपोजिशन के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ऑपोजिशन को ट्रीट किया जाता है। पिछले एक महीने में के कम टाइम में कम से कम तृणमूल का, टीएमसी का कम से कम 100 आदमी को जेल में डाला गया। और ये बिल्कुल बांग्लादेश में जो यूनुस के टाइम में हुआ उसी स्टाइल में मॉब वायलेंस करके किसी को घेरने गया, किसी को बोला जे आपके घर में पैसा है, किसी को कोई झूठा अफवाह देके, ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का डबल इंजन का सरकार है। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका जवाब जय शाह को सऊदी अरब और यूएई में पूछना चाहिए। क्या वो बंगाल में जो मुसलमानों के साथ कर रहा है वही वो सही है कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो आपने कही वो बहुत रिमार्केबल बात है, और वो आप बता रहे हैं कि एंगर ऑफ लोकल पीपल, एंगर ऑफ पब्लिक, जनता बता रहे हैं। अगर बीजेपी ये कह रही है तो एंगर, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा के कारण क्या किसी की आप जान ले लेंगे? हिंसा करने का, ये गांधी का देश है। अभी आप गांधी और गोडसे की बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ गोडसे पैदा कर रहे हैं? हम इस गांधी के देश में क्या हम अब लोगों को गोडसे की तरफ ले जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। जरा सुमन भट्टाचार्य जी, मैं जरा थोड़ा सा इस पे और भी आपसे जानना चाहता हूँ। आज के इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ हुआ है? अभी जैसे वो धरने पे बैठ गए थे अभिषेक बनर्जी वहीं पे कि पुलिस आएगी, जब तक नहीं तब तक मैं नहीं जाऊँगा, और क्या अभी आप बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स आई, तो क्या वहाँ से वो वापस कलकत्ता लौट आए हैं अभिषेक बनर्जी? ये बताइए। तृणमूल का आगे का प्लान, क्योंकि ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, लेकिन आगे की प्लानिंग, और ये भी खबर आ रही थी कि ममता बनर्जी ने टाइम मांगा है, परमिशन मांगा है 2 तारीख को पूरे राज्य में उसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, जबकि वो परमिशन पहले से मांगा गया था। आज के इस घटनाक्रम से नहीं है, पहले से है। अब इसके बाद क्या रणनीतियां टीएमसी की चल रही हैं, अगर कोई खबर आपके पास है तो? वहां से वापस आ गया है और अभिषेक बनर्जी बोला है कि कल से वो फिर से उनका जो वर्कर्स है, जो जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, ऐसे लोगों के पास जाते रहेंगे। वो डर के मारे पीछे नहीं हटेंगे। और जो आपने बोला, ममता बनर्जी ट्यूसडे को 2 जून को कलकत्ता शहर में बिल्कुल धर्मतला इलाका में धरना में बैठ रहे हैं, इसी सब चीज को लेके प्रोटेस्ट में। और ममता बनर्जी इसको एक खुला चुनौती दिया है जे अगले दिन में वो खुद भी इसके प्रोटेस्ट में निकलेंगे। भाजपा को जो एंगर दिखाना चाहता है वो एंगर भाजपा दिखाते रहे, उससे उसको कुछ आता जाता नहीं है। तृणमूल ठान लिया है कि वो खुद रास्ते पे जाएंगे और इसका प्रोटेस्ट करेंगे। राजीव जी, मेरे को 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं गाड़ी से उतर पे घर जाके फिर से आपसे जोड़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़िए, आराम से जुड़िए। तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुमन भट्टाचार्य जी को 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट के बाद फिर इनके साथ हम जुड़ेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ, प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर सिद्धार्थ जी, हमारे साथ अंशु जी हैं, और साथ में अमलिंदु जी भी हैं। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं इसी घटनाक्रम से। आप देखिए, अगर सारे डॉट्स को देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, आप देखिए स्वामी जी, इधर बिहार में राबड़ी देवी का मामला एक खींच के जबरदस्ती लाया गया है, फिर सीयूईटी में आज वहां गड़बड़ घोटाला हो गया, पूरे देश में नेटवर्क ही ठप, जाम, कुछ नहीं हो पाया, स्टूडेंट्स बाहर, एग्जाम कैंसिल। आखिर चल क्या रहा है स्वामी जी? शिक्षा मंत्री टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप फाइटर जेट से लेके जाइए कॉपी, जो प्रश्न पत्र हैं,
वो फाइटर जेट से आप लेके जाएंगे? तो फिर हो क्या रहा है? जहां जरूरत है फोर्सेस के वहां फोर्सेस नहीं है, पिटाई हो रही है सांसद की। स्वामी जी हो ये रहा है कि गोडसेवाद जिसको हमारे देश की जनता ने नहीं आने दिया था, बड़ी मेहनत से गोडसेवादियों ने गोडसेवाद को स्थापित कर दिया है। और हम लोग गांधीवाद के रास्ते पे चलते हुए ये चाह रहे थे कि देश के अंदर बुद्ध और गांधी का देश बना रहे, वो नहीं बनने दे रहे हैं। अब ये गोडसेवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन देखिए, हर कष्ट के पीछे, हर समस्या के पीछे एक समाधान होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार के अंदर वो फोर्स भेजें और फोर्स भेज के वो मकान उनका खाली कराएं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम सड़क पे उतरेंगे और सारे लोग जो भी संघर्ष करना चाहते हैं, जो भी इस अत्याचार का और इस प्रकार के हिंसा का विरोध करना चाहते हैं, वो सड़क पे उतरें। गांधी जीत रहे हैं, गांधी को लड़ना होगा, गोडसे से लड़ना होगा और गांधीवादियों को गोडसेवादियों से लड़ना होगा। ये जो हिंसा का इन्होंने तांडव मचाया हुआ है, देखिए बंगाल में अभी जैसे कह रहे थे मित्र बंगाल के, इन्होंने तो अभी अभी इसका अनुभव किया है। बाकी प्रदेश वाले तो पता नहीं कितने देर से। देखिए अभी हमारे यहाँ परसों बकरीद थी, बकरीद के दिन फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे बड़ा मंदिर, 70 साल पुराना मंदिर को तोड़ा गया है। रातों रात पुलिस खड़ी करके उसको तोड़ा गया है। मतलब इन लोगों के लिए धर्म का कोई मतलब नहीं, इनके लिए बजरंग बली का मतलब नहीं है, इनके लिए हमारे शिव जी का कोई मंदिर मतलब नहीं है, इनके लिए मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। इन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए स्थान खाली कराना है। लेकिन चलिए, अभिषेक बनर्जी ने अगर ये कहा, और देखिए Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये बिल्कुल सुमन जी ने सही कहा कि पूरा विश्व देखना चाहिए यहाँ पे किस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो Z+ सिक्योरिटी वाला है। और सोशल मीडिया में क्योंकि हमने वो वीडियो देखे हैं, वो फोटोग्राफ देखे हैं, वहां पे एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं है। जो अभिषेक बनर्जी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने उनको हेलमेट न पहनाया होता, उनका सिर फोड़ दिया जाता। और इसी प्रकार से हिंसा के माध्यम से लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। डराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपको पता है दिल्ली के अंदर जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। दिल्ली के अंदर जहां पे पानी का शोधन होता है, 2 संयंत्र जो सबसे बड़े हैं वो बंद हो गए हैं। हरियाणा जो है वो दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। उत्तराखंड के अंदर जहां पे गंगोत्री यमुनोत्री का स्रोत है, वहां पानी कम हो गया है। वहां पे जनता उत्तराखंड के अंदर सड़क पे उतर के आ गई है। CIUT की जो आपने बात की, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, नोएडा के अंदर न केवल बच्चों के माता पिता सुबह 7 बजे से और आसपास से नहीं आए हैं, कोई कोटा से आया है, कोई समस्तीपुर से आया है। 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है, 11:30 बजे तक वहां पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो वहां पे फोटोकॉपी कराने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए 10 रुपए चार्ज होना चाहिए, वो 30 रुपए चार्ज हो रहा है। पानी का दाम 5 गुना कर दिया गया है। वहां पे बच्चे और बच्चों के माँ बाप परेशान बाहर खड़े हुए हैं। पूरी तरह से कोई भी पेपर ऐसा नहीं हो रहा है जो कि ठीक से हो पा रहा हो। और जिस प्रकार से आपको पता होगा, CNG के दाम फिर बढ़ा दिए गए। बंबई के अंदर अब CNG 86 रुपए की हो गई है। न केवल CNG के दाम बढ़ा दिए गए, PNG के दाम भी बढ़ा दिए गए। और PNG कौन सप्लाई करता है? या तो इंद्रप्रस्थ गैस करता है या अडानी गैस करता है। मेरे यहाँ तो अडानी गैस आती है। अडानी गैस के दाम बढ़ने की वजह से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान इजराइल का, अडानी जी की झोली खुल गई है। उन्हें फायदे पे फायदा हो रहा है। उनके शेयर प्राइसेस 50% बढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे अब बताइए, जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम हो रहा है, पाकिस्तान दाम कम कर रहा है, बांग्लादेश दाम कम कर रहा है, श्रीलंका दाम कम कर रहा है, नेपाल दाम कम कर रहा है, हमारे देश के यहाँ दाम बढ़ाए जा रहे हैं और तेल के दाम कम होने पे नहीं किए जा रहे हैं। और केवल एक ऐसा हिंसा का वातावरण बना जा रहा है जिससे लोग डरें। और जो राहुल गांधी ने पहले कहा था डरो मत, अब हमें देखना अभिषेक बनर्जी की परीक्षा है। और अभिषेक बनर्जी के जो TMC के वर्कर्स हैं उनकी परीक्षा है। बिहार के अंदर जो अजीत की, देखिए हिंसा का जवाब अहिंसा से ही दिया जा सकता है, गोडसे का जवाब गांधीवाद से ही दिया जा सकता है। और ये असहयोग आंदोलन, मैं सुन रहा था कितने जो यहाँ पे नोएडा के अंदर CIUT के बच्चे जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने आए हैं, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। चलिए, मैं राजीव जी अपने जमाने की बात नहीं करता, हमारे जमाने में तो हमने पेपर लीक सुना ही नहीं था। मेरे बेटे 25 साल पहले जवान थे, मैं भी उनको कार में ले जाके एग्जाम दिलाया करता था। मैंने हर तरह के उनको इंजीनियरिंग के भी एग्जाम दिलाए, MBA के भी दिलाए, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सारे दिलाए। आज तक अपने बच्चों के जमाने में भी 25 साल पहले तक
पेपर लीक या इस प्रकार की बेईमानी हमने सुनी नहीं थी। और इस समय हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक होने के पीछे एक षड्यंत्र है और उसको दबाने के लिए हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, गोडसेवाद को बढ़ाया जा रहा है। और देश की जनता की ये परीक्षा है, जो लोग गांधी में बिलीव करते हैं, जो बुद्ध में बिलीव करते हैं, जो भारत की छवि में बिलीव करते हैं, उनको शांतिपूर्वक अहिंसात्मक गांधीवादी असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, वरना ये गोडसेवादी देश को बांट देंगे, देश को तोड़ देंगे। देश को जोड़ने के लिए हम लोगों को एकत्रित होकर, सारे विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस गोडसेवाद का मुकाबला करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पेपर लीक की बात कर रहे थे, जरा पेपर लीक पे भी बात करते हैं। सिद्धार्थ जी के पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। लिंच मॉब की बात आपसे जरूर समझना चाहूंगा प्रशांत जी, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी जरा ये बताइए कि ये आखिर चल क्या रहा है। एक पर एक राहुल गांधी के उस ट्वीट को अगर देखिए, और 4 अलग अलग एग्जाम, और सीबीएसई का, नीट का, फिर CUET हो गया, ये पूरा SSC एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम एक पे एक के बाद एक। ये आखिर छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? और क्या इसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अगर कोई दूसरी सरकार होती तो बहुत परेशान होती। मुझे यहाँ उनकी परेशानियाँ या उनकी तरफ से उनकी परेशानियाँ तो बहुत दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो परेशान होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक्शन में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कहेंगे भाजपा के लोग, अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि कैसे नहीं एक्शन में है, हमने तो फाइटर जेट तक भेज दिए, कह दिए कि फाइटर जेट से लेके जाएंगे प्रश्न पत्र। ये एक्शन है। छात्र वहां आत्महत्या कर रहे हैं। और देखिए ये नीट पेपर, ये देखिए, अब पिक्चर है सामने है, अब ये फाइटर जेट पे नीट पेपर लिखा हुआ है, हालांकि ये AI जनरेटेड है। सिद्धार्थ जी। जी, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि किसी भी चीज का सत्ता का अगर बहुत अधिक केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो वहां पर बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। मैं अपने घर में अच्छा सा कमाने खाने वाला आदमी हूँ, मेरे घर में बाकी लोग भी, मेरी माँ बहन वगैरह हैं, लेकिन क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ इसलिए मैं निर्णय करूँ कि रोज घर में क्या खाना बनेगा, और दिन भर मैं बाहर रहूँ, आपके टीवी चैनल पर रहूँ, तो रात में जाऊंगा तो कोई खाना ही नहीं बनाया होगा, क्योंकि सब खाने का निर्णय तो मुझे करना है, जिसको बनाना था उसको आपने कुछ दिया ही नहीं। तो सबसे पहली बात यह होती है कि सत्ता का केंद्रीकरण जितना ज्यादा होगा उतनी अव्यवस्था फैलेगी। ये सीधा सा नियम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात है नहीं। और भारत में पिछले 10 साल में हर सत्ता का केंद्रीकरण होते हुए जा रहा है। एक नेता, एक चुनाव, सब कुछ एक इतना कर रहे हैं कि वो एक में ही सब कुछ अनेक जो है वो खराब हो जा रहा है। दूसरी बात, आपने बंगाल की जो बात दिखाई वो बहुत गंभीर घटना है। मेरे ख्याल से आपने इसको सिलसिलेवार बता भी दिया। हमारे TMC के जो मित्र हैं वहां पर किस तरह से ये घटना चली उसका ब्यौरा भी दिया, और मेरे ख्याल से अखिल जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा भी दिया। तो मैं उन चीजों को, किसी भी चीज को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि सज्जन लोग शासन के नीतियों की जितनी अधिक आलोचना करेंगे, शासन उतना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि शासन अपने बचाव में 10 दलील देना शुरू करेगा। नेहरू से लेकर जॉर्ज सोरोस तक को दलील में ले आएगा और मुद्दा सफलता से भटका देगा। इसीलिए समझदार लोग जो है ना, वो सज्जनता छोड़ के शासन की नालायकी घोषित कर देते हैं कि इनसे ये चीज संभल नहीं रही है, क्योंकि ये ऐसा नालायक टीचर है जो मेरे बच्चे को क्लास में ज्ञान देने के बदले छड़ी चला रहा है। जब लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, जब इस देश में आम आदमी न तो अपना पुलिस रख सकता है न तो अपना बंदूक रख सकता है, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी भी अपना पुलिस नहीं रख सकता, अपना पुलिस में बंदूक नहीं रख सकता, तो इसका मतलब कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो दिल्ली की दामिनी हो या कलकत्ता का MP हो, किसी पर भी अगर शारीरिक हमला हुआ तो शासन की नालायकी है। इतनी सी बात है, जिम्मेदारी नहीं है। मैं नालायकी कह रहा हूँ, शब्द का बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जिम्मेदारी घोषित करने जाइएगा ना तो वो चर्चा में कहेंगे नहीं किंतु परंतु लेंगे, नहीं इसमें फलाने ने वैसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। चर्चा सीधी कीजिए, सीधे घोषित कीजिए कि यह शासन की नालायकी है, क्योंकि आप सत्ता में आते समय आपने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, तो दिल्ली की दामिनी हो या कलकत्ता का कोई MP हो, शारीरिक हमला होता है तो सीधे सीधे उनकी नालायकी घोषित हो जाती है। कि जिस देश में 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो, वहां पर अगर पेपर लीक से बचने के लिए वायुसेना का रफाल कॉलेजों में प्रश्न पत्र गिराना शुरू करेगा तो सीमा की सुरक्षा लाठी बांटते हुए स्वयं सेवक के हाथ में चली जाएगी। और फिर वो क्या करेंगे, उनके पास एक ही रास्ता बचेगा कि ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर कर लेंगे, यही मजबूरी उनके पास बच जाएगी।
तो मेरे ख्याल से टीवी लाइव के दर्शकों को बस एक बात समझनी है कि सरकार नाम की इकाई का सीधा सा काम होता है हर नागरिक को सुरक्षा और सेवा देना। इसके अलावा कोई काम नहीं होता सरकार का। सुरक्षा और सेवा देने के लिए ही सरकार होती है, इसीलिए वो टैक्स लेती है। सजा देने का काम इस देश में न्यायपालिका के हाथ में है। सरकार का काम सजा देना नहीं है। सरकार का काम अगर सजा देना है तो न्यायपालिका क्या करेगी? हमने कभी नहीं सुना कि किसी को जेल में फांसी देने के लिए कोई मंत्री गया हो और उसका फांसी का फंदा लगाया हो। मंत्रियों का काम, सरकार का काम सजा देना नहीं होता है। सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है। और भाजपा की यह विशेषता है कि भाजपा के आप भाजपा के प्रधान जी से लेके भाजपा के पन्ना प्रमुख तक पूछिए कि सरकार का काम क्या है, तुम पावर मिलेगा तो क्या करोगे, तो कहेंगे हम सजा देंगे, हम फलाने को टाइट करेंगे, इसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। और खुद के लिए पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे हम तो मजा करेंगे भैया। चाहे वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमना हो, चाहे मशरूम खाना हो, चाहे इनके मंत्री एप्स्टीन के हवेली में जाना हो, या इनके मंत्री के बच्चे का जो अमेरिकी गार्जियन है उसको सीबीएसई का ठेका मिलना हो, यही सब करते रहते हैं, अपने लिए मजा करते हैं और दूसरों को सजा देते हैं। तो मेरे ख्याल से जनता को सजा और भाजपा अपने लिए मजा की बात कर रही है। और मेरे ख्याल से समय आ गया है कि इस देश की जनता को सीधे सीधे सज्जनता बहुत अच्छी बात है। सज्जन लोग ना सवाल पूछते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो सवाल नहीं पूछते, वो सीधे सीधे घोषित कर देते हैं कि वो नालायक है। तो ये नालायकी सीधी सीधी नालायकी है कि इस देश में किसी पर भी अगर शारीरिक रूप से हमला होता है, वो बंगाल के किसी एमपी पर हो या एक साधारण आदमी सड़क पर जा रहा हो उसके साथ कोई मारपीट हो जाए, तो पुलिस नाम की इकाई जब सरकार के पास है, पुलिस को पालने के लिए आप वेतन देते हो, आपके पास सीबीआई, ईडी, पीडी सब इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम जो है वो काम छोड़ के आप दूसरा काम काहे के लिए कर रहे हो? और ये तो नीट की बात, ये हमें पता है। नीट के साथ साथ आज तो सीयूईटी का भी हो गया। सीयूईटी वो परीक्षा है सर, नीट में तो करीब करीब 20 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन सीयूईटी की भी परीक्षा में करीब करीब 15 लाख बच्चे बैठते हैं। तो कुल मिला के आप इस देश के 35 लाख बच्चों के भविष्य के साथ पिछले एक हफ्ते में आपने ये उनको बता दिया कि इस देश में एक कंपनी होती है, वो 10 रुपए का डायपर तो लीक होने से बचा लेती है, कि इतना बड़ा तामझाम आप रखे हुए हैं, एक ढंग का परीक्षा नहीं चला पाते। आप कहते रहे खुद को विश्व गुरु, लेकिन ये कैसा गुरु है कि खुद बच्चे का परीक्षा भी नहीं ले पा रहा है। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं तो गुरु का सबसे पहला काम तो होता है सर कि छात्र का ढंग से परीक्षा ले ले। मतलब किस काहे के ये विश्व गुरु है? तो मेरे ख्याल से इनकी नालायकी अब घोषित कर देने का समय आ गया है। इनसे सवाल जवाब जितना कीजिएगा ना, ये उसका जवाब देंगे। क्या आप एक बच्चा फेल हो गया तो आप बोलते हैं फेल हो गया, आप उसको पूछेंगे क्यों फेल हुआ तो बोला देखो हम 3 घंटा कितना मेहनत किए थे। ये वो बंदर वाली कहानी बना लेंगे कि जंगल में सत्ता परिवर्तन हुआ, बंदर के हाथ में पावर आ गया, 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ, सारे जानवर जाके पूछे तो बोला काम वाम छोड़ो, उछल कूद में कोई कमी रही है तो बताओ। तो ये आपकी एक फेल विद्यार्थी जिसका नंबर फेल हो चुका है उसको पूछेगा, कहेगा देखो हम 3 घंटा बैठे थे कि नहीं, कितना हम मेहनत करे। भाई ये 3 घंटा तुम बैठे उससे लेना देना नहीं है, 3 घंटा में कितना पत्र सवाल का जवाब दिए उसका इससे लेना देना है। तो मेरे ख्याल से अब शराफत छोड़नी चाहिए और मतलब सज्जनता छोड़नी चाहिए और समझदारी हम लोगों को अपनानी चाहिए। भाजपा से जितना सवाल जवाब कीजिएगा उतना ज्यादा वो जॉर्ज सोरोस से लेके नेहरू जी से लेके सबको लाएगी, उसका जिम्मेदारी ठहराएगी। आप सीधे जिम्मेदारी क्यों ठहरा? तुम फेल हो गए हो भैया, सीधी बात है, तुम फेल हो चुके हो, इतनी सीधी सी बात है। क्योंकि दो साधारण सी चीजें हैं। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी नाम की जो संस्था है, जो भारत भर में नीट हो या सीयूईटी हो, ये सब परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी भाजपा के काल में ही तो इन्होंने अपनी बनाई। इससे पहले भी तो राज्यों में जिस तरह से अखिल जी कह रहे थे कि उनके बच्चे को 25 साल पहले परीक्षा दिलवाई थी, वो तो उस समय तो हर राज्य में अपनी परीक्षा चलती थी। आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षा उत्तर प्रदेश करता था, किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी करता था। आपने सबका जो केंद्रीकरण कर दिया, अब केंद्रीकरण क्योंकि कर दिया तो ये ऐसे ही हुआ सर कि आप और हम टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, हमने घर में कहा है कि घर में क्या खाना बनाना है हम तय करेंगे। अब हमारे घर में जो बचे हुए लोग हैं वो हाथ में क्या कहते हैं भजन कर रहे हैं कि दोनों आएंगे, सिद्धार्थ आएंगे और राजीव आएंगे, वो जो बताएंगे वो खाना बनाएंगे, तो हमको खुद ही का खाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से अब लोगों को समझने का वक्त आ गया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समझने का वक्त तो बिल्कुल आ गया है। जरा प्रशांत जी आपके पास आता हूं। ये लिंचिंग और एक सांसद के साथ उन तस्वीरों को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सिद्धार्थ जी जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और वो चाहे परीक्षा की बात हो या यहाँ पॉलिटिकल या गली मोहल्लों की बात हो। एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप बाहर निकल नहीं सकते, इसका मतलब तो यही है। प्रशांत जी देखिए, मेरा पहला सवाल राजीव जी ओम बिरला से है।
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 एमपी हैं। अभिषेक बनर्जी उनके लीडर ऑफ द हाउस है। उसकी लिंचिंग का प्रयास हुआ है। लोकसभा के गार्जियन कहाँ हैं? क्या उन्होंने उसको फोन किया अभिषेक बनर्जी को? उसकी कुशलक्षेम पूछी? क्या वहां के चीफ मिनिस्टर से बात की, डीजीपी से बात की? अभी तक तो मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी, न पढ़ी। कहाँ है अमित शाह, देश के गृह मंत्री? कहाँ है प्रधानमंत्री? उसी लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के साथ बैठते हैं ये लोग। साफ साफ वो वीडियोस देखे हैं हमने कि लिंचिंग का प्रयास हुआ है, और अभिषेक बनर्जी खुद कह रहे हैं मेरी जान जा सकती थी, और बिल्कुल साफ है राजीव जी। दो सूरतें हैं। अगर किसी ने उनको हेलमेट नहीं पहनाया होता तो कुछ भी हो जाता आज, और अगर वो गिर जाते धक्का मुक्की में तो उनका सकुशल वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता। अब आप सोचिए, लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस के साथ ये हो रहा है। क्या ओम बिरला जी मीडिया नहीं देखते? क्या उनको खबर नहीं आई है कि उनके सांसद, उसके सदस्य, लीडर ऑफ द हाउस तृणमूल कांग्रेस का, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और सब विपक्षी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस पब्लिक में आके बयान दे रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, और ये गायब है। तो बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है भारत के लोकतंत्र के लिए और सभ्य समाज के लिए कि आप अपोजिशन का व्यक्ति, अभी तक तो एजेंसीज भेज रहे थे आप, सीआईडी, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स। अब उसके बाद आप फिजिकल एलिमिनेशन का खतरा विपक्षी पार्टियों को हो गया कि जान से मार देंगे। तो बहुत खतरनाक मोड़ पे भारत का लोकतंत्र पहुंच गया है। इससे खतरनाक बात और क्या होगी कि बहुत साफ तौर पे दिख रहा है, और कैमरे में उस लोग दिख रहे हैं। उनकी गिरफ्तारियां अभी हुई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उनकी शिनाख्त हुई है कि नहीं हुई है, और पश्चिम बंगाल में इसका पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, इस हमले की एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या है? केवल इस चुनाव यानी शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के पहले ही हिंसा हो गई थी। उनके अपने निजी सचिव की हत्या हुई थी, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। उत्तर प्रदेश के प्रोफेशनल किलर्स माने जाते हैं, गैंगस्टर्स हैं वो। ये क्या गुत्थी थी? क्या ये पॉलिटिकल मर्डर था? ये क्या था? ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये सामने आया नहीं है। वहां से शुरुआत हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि बकरीद पर मुसलमानों ने एक बहुत समझदारी का स्टैंड लिया। वहां पे दिक्कत में कौन आए? वहां के बंगाल के हिंदू जो कि गाय बेचते थे मुसलमानों को बकरीद पे और पैसे कमाते थे। तमाम लोगों ने 1 करोड़ 2 करोड़ के लोन ले रखे थे। मैं ना उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ ना निंदा कर रहा हूँ, ये एक बिजनेस है, होता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी जब आपके ऊपर दबाव आया तो आपकी सरकार ये कह रही है कि जो गाय 14 साल की हो जाए उसको काट सकते हैं। इसके खिलाफ बजरंग दल ने वहां प्रदर्शन किया, पुतला जलाया मुख्यमंत्री का। राजीव जी, ये राजनीति इतनी सिंपल नहीं होती है कि अपनी सरकार और बजरंग दल वहां पे प्रदर्शन करे, पुतला जला दे। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से गया है ये संदेश, अपने आप नहीं कर दिया उन्होंने। बजरंग दल उनका एक प्रॉपर एक विंग है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। और अपनी सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का फैसला वहां कोई गली मोहल्ले के बजरंग दल के एक्टिविस्ट ने लिया होगा, ये ऊपर से कहीं से आया है। तो दिक्कत वहां पे है। शुभेंदु अधिकारी आरएसएस की चॉइस नहीं थे, वो बाहर से आए हैं। और अभी तक आप देखिए, केरल में बड़ा शोर मच रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। केरल में तो 24 या कितने एमपीज मेंबर्स का वो बन गया कैबिनेट। शुभेंदु अधिकारी अभी तक अपने कैबिनेट में 5 लोगों के साथ काम चला रहे हैं, 20 दिन हो गए हैं जी। कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं। क्यों कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि बहुत रस्साकसी चल रही है।
किसको लें किसको ना लें, किसके कोटे से किसको लें, तो वहां पे आरएसएस, बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी, ये एक अजीब सा एक ट्रायंगल बना हुआ है वहां पे। और शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पे घटनाएं दिखा रही हैं कि वो आरएसएस की चॉइस नहीं थे, वरना बजरंग दल का प्रदर्शन नहीं होता। तो ये बंगाल की राजनीति एक बड़े अंधे मोड़ में घुस चुकी है। और जो आज हमला हुआ है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड दिखा रहा है भारत की राजनीति में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तक कम से कम ओम बिरला जी इस पे कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि उनके सांसद है, उनका लीडर ऑफ द हाउस है, वो गार्जियन है उस हाउस के। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर इस पर संज्ञान तो लेना चाहिए, उनको खासकर ओम बिरला को लेना चाहिए। सुमन भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन जी के पास आऊँ, लेकिन पहले अंशु जी इसी घटना पर आपकी टिप्पणी, और फिर सुमन भट्टाचार्य जी के पास आऊँगा। बहुत कुछ डेवलपमेंट भी चल रहा है, जरा उनसे भी समझूंगा। अंशु जी। जी, बाकी लोगों ने तो बताया ही कि ये जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी के साथ आज मॉब लिंचिंग की गई है, इसे वही कहा जाएगा, घेर कर एकदम मारा गया है। और ये पूरी तरीके से रिवेंज की राजनीति है, बदले की राजनीति है। और मैं इस पर यही कहना चाहती हूं कि बदले की राजनीति को हमारे देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जिसने भी बदला लेने की कोशिश की है उसके साथ जनता की कभी सहानुभूति नहीं रही, बल्कि जिसको पीड़ित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ जनता की सहानुभूति रही है। ये कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब राजनारायण ने हराया था इंदिरा गांधी को चुनाव में, और उसके बाद बहुत सारे नेता, चौधरी चरण सिंह और कई नेता चाहते थे कि इंदिरा गांधी को जेल में भेजा जाए, एक प्रतिशोध की राजनीति को पूरा किया जाए। बहुत उनके दिल में प्रतिशोध की आग थी और कोशिश भी की गई, और पटियाला हाउस कोर्ट में शायद इंदिरा गांधी बैठ भी गई। उन्होंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगी और मुझे तो जेल ही भेज दो। और उसके बाद वहां वो बिहार के बेलची जाती हैं और हाथी पे चढ़ती हैं, और फिर वहां से उनका राजनीति में वापस एक आगाज होता है और उनकी वापसी होती है। यानी कि उन पर अगर जुल्मो सितम करने की कोशिश की गई तो जनता ने उसे नकार दिया, पसंद नहीं किया। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, कोई एक नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ हुआ, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिस तरह से उनको पीड़ित किया गया, सताया गया, उसके बाद वो एक फोर्स बन के उभरी। खुद ममता बनर्जी के साथ ऐसा हुआ कि जब लेफ्ट फोर्सेस ने, लेफ्ट पार्टीज ने उनके साथ काफी इस तरह का व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, बहुत वो धरनों पे बैठी, उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई, तमाम घटनाएं हुई, बहुत हिंसा हुई, और लेकिन उसके बाद वो एक हीरो के रूप में उभर कर आए। तो ये ऐसी कोई एक दो घटनाएं नहीं है, हमारे देश में ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं हैं जहां पर देश ने हिंसा की राजनीति को, प्रतिरोध की इस तरह की राजनीति को, पॉलिटिकल रिवेंज की राजनीति को स्वीकार नहीं किया है। और जिसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है उसके साथ लोगों की सिंपैथी हुई है और वो ज्यादा फोर्स से वापस आया है। आप देख लीजिएगा कि जिस तरीके से आज हमला हुआ है, जो ये तस्वीरें दिखी है आज अभिषेक बैनर्जी की, जिस तरह से हेलमेट पहना के उन्हें बचाया गया है, फिर वो मौके पर मौजूद है, उनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये तस्वीरें जनता की मेमोरी में चली गई हैं। अब उनके पर जो तमाम मामले चल रहे हैं, तमाम आप ईडी लगाइए, भ्रष्टाचार कराइए, वो सब वो चले जाएंगे बैकग्राउंड में, और सामने क्या आ जाएगा कि इस तरीके से सत्ता मद में पागल होकर, पागल हाथी की तरह आप अपने विरोधियों को कुचलने पर लगे। अब भैया आपको क्या जरूरत है, सत्ता आपको मिल गई, जेन केन प्रकरण आपने पा ली, अब जो विरोधी दल के लोग हैं वो तो ये काम करेंगे, उनका जो हक है भाई, जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब आप उनकी मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अभिषेक बैनर्जी के समर्थकों में, टीएमसी के समर्थकों में, एंड एज अ होल मुझे लगता है पूरे बंगाल में लोगों के बीच कोई अच्छी पिक्चर नहीं पेश करेगी बीजेपी की या शुभेंदु अधिकारी की। और अभिषेक बैनर्जी को एक हीरो बनाने में इसमें मदद करेगी, जो कि और भी बहुत सारे नेताओं के साथ हमने देखा है कि होता रहा है। आज राबड़ी देवी के साथ क्या हुआ है, जिस तरह से जबरदस्ती उनको घर से निकाला गया है, एक महिला को, राजनेता को, वो तो भाई उनका कैबिनेट रैंक भी है, वो तो नेता विपक्ष वहां पे उसमें रही हैं, दूसरे हाउस में। तो
वो उस घर के अधिकारी हैं, उनको दिया जा सकता था जी। लेकिन जिस तरीके से बदले की राजनीति के तहत ये किया जा रहा है, जनता इस प्रतिशोध की राजनीति को अच्छा नहीं मानती। जनता ये कहेगी कि बीजेपी में इतना घमंड, इतना अहंकार, भाई वो लोग तो हार ही चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो किसी वक्त किसी का भी बदलता है और ये बदले की राजनीति जो है वो एक सही मुकाम तक नहीं पहुंचाती है। मुझे लगता है कि नुकसान होगा बीजेपी को आने वाले वक्त में 2029 में या कहीं पर भी कभी भी ये अहंकार भरी राजनीति उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी और जो विक्टिम्स हैं उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी लोगों के दिल में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस बीच ममता बनर्जी शायद अपोलो हॉस्पिटल पहुंची हैं जहां हॉस्पिटलाइज्ड हैं अभिषेक बनर्जी। ज़रा जल्दी से सुमन भट्टाचार्य जी आपसे समझना चाहता हूं क्या घटनाक्रम अभी इसके बाद का, ज़रा ये बताइए क्या कुछ चल रहा है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है कि क्या बंगाल की सियासत में अगला 5 साल ऐसे ही रहने वाला है या वहाँ शांति होगी? क्योंकि ऐसे तो ये तो भयावह है, डरावनी तस्वीर है। सुमन भट्टाचार्य जी। मैं पहले ये कहना चाहूंगा, अगला, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगला 5 साल भाजपा बंगाल के लिए दूसरा ही धुरंधर का पूरा तैयार, धुरंधर स्क्रिप्ट तैयार रखा है। अगर 2029 में कुछ नहीं होता है सेंटर में, तो बंगाल के नसीब में क्या है वो मेरे को अच्छी तरह से पता है। और मेरे ख्याल से चुनाव से पहले भी मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं। और मैं आप सब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, हम किस लोगों से थोड़ा सा डेमोक्रेसी या ये सब का उम्मीद कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो गुजरात में एक मुसलमान सांसद के घर पे घुस के उसको जला दिया। मैं एहसान जाफरी के बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिला दूं, यूपी में एक एसपी का एक्स एमपी, हो सकता है वो क्रिमिनल चार्जेस में जेल काट रहा था, उसको जेल से जब निकाल के पुलिस ले जा रहा था, उसको जय श्री राम बोलते हुए 3 बार गोली से मारा गया। तो यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया इंडिया है, जहां पे आप अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट हो तो आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। मैं हरीन पांड्या के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, उसको बोलने के लिए सुनीता विलियम्स शायद एस्ट्रोनॉट बन के भी सुनीता विलियम्स बोल देंगे जे क्या हुआ था हरीन पांड्या के साथ। तो अभिषेक बनर्जी का ये बहुत बड़ा लाख कहूं या जो भी कहूं, वो आज बच गए। ऐसे उनको आज मार देने का ही पूरा तैयारी था और उनको शायद मार ही देते। 2-4 जो उनके साथ जो जर्नलिस्ट लोग थे, उनका हेलमेट उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए वो जान से बच गए। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम लोग कौन से एरे में है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का वो एरा है जहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आपको किसी तरह सा कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मैं जब ये गाड़ी से ऊपर आ रहा था तो मेरे को 3-4 मेरा जो पुराना दोस्त लोग है, सीनियर अभी भी है कुछ पेपर में, उन लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आ गया, कल सारे पेपर में ये आना चाहिए जो अभिषेक बैनर्जी फेसेस पब्लिक एंगर। सारे पेपर में ये हेडलाइन आना चाहिए, अभिषेक बैनर्जी फेसेस पब्लिक एंगर, पीपल थ्रोज अंडे एट हिम। सो ये नैरेटिव ये बिल्डअप करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बार बताया था ना कि जितने पैसे बीजेपी आईटी सेल उनको पप्पू प्रूफ करने के लिए जितना पैसे लगाया था, उसमें एक अच्छा इंडस्ट्री बन जाता। देखिए, बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड बंगाली न्यूज़पेपर अभी दिखा नहीं पाए। मैं आपको 2 बात बता दूं, जो सुन के जो हिंदू लोग हैं वो भी हैरान हो जाए। बंगाल में जहां से मिट्टी उठा के वो दुर्गा पूजा का आइडल बना जाता है, वो मिट्टी उठाना बंद हो गया। क्योंकि गंगा की उस जगह को अदानी के लिए दिया गया है।
कुमारटुली जो फेमस था मूर्ति बनाने के लिए, वो अदानी के पास सौंप दिया गया है। तो कोई भी जो, मैं हिंदुओं के बारे में बोल रहा हूं, अब मुसलमान का कुर्बानी तो छोड़ दीजिए। मुसलमान आज के भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन है। उन लोगों उनको जॉर्ज फ्लॉयड जैसे दबा के मारा नहीं जा रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। यही सोच के मुसलमान लोग नमाज के बाद तो पुलिस उनको धकेल दिया, लेकिन घर पे आके थोड़ा कुछ पुलाव वुलाव खा लिया तो बच गए। लेकिन मैं हिंदुओं के बारे में बोल रहा हूं। अदानी को पूरा पोर्ट बेच दिया गया है, इसीलिए गंगा से कोई मिट्टी उठा के आइडल, दुर्गा पूजा का आइडल नहीं बना सकता है। आप सोचिए, हम बंगाल में कौन से, सिर्फ 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, 26 दिन चल रहा है, सिर्फ 26 दिन। सिर्फ 26 दिन में 2026 का 26 दिन में बंगाल को दिखा रहा है क्या भाजपा का रूल हो सकता है। देखिए, किसी को कुछ बोलने का बंगाल में हक ही नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरा पीछे का दरवाजा खोल के सीबीआई और ईडी आ जाए और मेरे को ले जाए, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन क्योंकि भाजपा का जो स्टेट प्रेसिडेंट वो बोल दिया है, जब ये हम लोग है ना, इसीलिए तो टीएमसी अभी जिंदा है। बात यह है कि ये लोग प्रूफ करना चाहता है कि ऑपोजिशन को पॉलिटिक्स करने का हक उतना है जितना वो देंगे। ये जो हिटलर का जर्मनी है उससे भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हिटलर के जर्मनी के टाइम में ये सोशल मीडिया नहीं था, जहां पे हर वक्त आपको एक नफरत का आंधी का सामना करना पड़ता है, और झूठ के बाद झूठ, ये सब आना पड़ता है। बंगाल में अभी हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है, तो कितने मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के उस तरफ धकेल दिया जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। मुसलमान का बात छोड़िए, 37 लाख बंदे अभी भी ट्राइब्यूनल में वेट कर रहा है, जिन लोग सिटीजन है कि नहीं, ये हमारे देश की महान अदालत अभी तक बोल नहीं पाया। लेकिन महान अदालत ये बोल दिया है, सर बिल्कुल सही था और सर करने का हक इलेक्शन कमीशन का है। देखिए, हमको बंगाल में बैठ के मेरे को ये पता नहीं है, ये विक्टर ओरबान जैसे हंगेरी का जो एक रूलर था, उन्होंने जैसे 17 साल हंगेरी का डेमोक्रेसी को तोड़ा मोड़ा, ऐसे इंडिया से कब ये शासन जाएगा। लेकिन जितना जब ये नरेंद्र मोदी जी इटाली जाते हैं, तब जो मेलोनी ये सब बोलते हैं ना, उनको शायद समझ में नहीं है। जो नीट परीक्षा देने के लिए जाते हैं, वो बच्चे मेलोडी नहीं खाते हैं। उनका मेलोनी के साथ तस्वीर खींचना अच्छा लगता है, लेकिन हर बच्चे को एक परीक्षा देके एक भविष्य बनाना है। और ये सुमन भट्टाचार्य जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। ये इस वीडियो का मैं इंतजार कर रहा था। अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले वहां की महिलाएं, लेडीज देखिए हाथ में अंडे लेकर, और क्या कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। आप थोड़ा बंगाली बता भी देंगे। और ये वीडियो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि अगर कोई आप विरोध कर रहे हैं अलग चीज है, हाथ में अंडे लेके आप करना क्या चाहते हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन देखते हैं जरा पहले। चलो, देख रहे थे ये पहले से तैयारी। आप बेटर बताएंगे। देखिए, ये लोग चिल्ला के ये बोल रहा था जो आरजी कौर का जो मौत हुआ है, जो इस घटना स्थल से कम 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे क्यों अभिषेक बनर्जी नहीं किया है? क्यों यहाँ पे एक जो डेड हुआ है उसके घर आया? देखिए, पहला तो ये झूठ बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी वहां पे भी गए थे, लेकिन आप सारे लोग दिग्गज जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को आप लोग कितने महिलाओं को देखा है कि पॉकेट में अंडे लेके रास्ते में घूमता है? पॉकेट में अंडे लेके घूमना और अंडे लोगों को देख के छोड़ना, ये शायद
महिला जो क्रिकेट टीम है हरमनप्रीत कौर को भी नहीं आता हो। तो ये एक जाने बूझी ऑर्गेनाइज क्राउड है जिसको तैयार रखा था अभिषेक बनर्जी को लिंचिंग या हैकल करने के लिए। मैं फिर से कहता हूं यही आज का इंडिया है जो जहां पे अगर आपके पास अभिषेक बनर्जी के घर पे सुबह पुलिस भेजा गया था, तो घर पे आप सीबीआई ईडी भेजो, अगर वो बाहर निकलता है तो उसको डराओ धमकाओ। यही सिंपल सा एक तरीका है जो हमारे डबल इंजन सरकार को अभी बंगाल के ऊपर डाल दिया है। जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर जल्दी से स्वामी जी आपके पास आता हूं, फिर अमलेंदु जी आपके पास। जी प्रशांत जी। सिर्फ एक सेंटेंस राजीव जी, इस फुटेज को ध्यान से देखिए। ये महिलाएं हैं, इसमें आपको कुछ हंसती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक सामान्य प्रोटेस्ट है। अंडे लिए हैं ठीक है, गलत है, लेकिन सामान्य प्रोटेस्ट है। लेकिन जो अभिषेक बनर्जी पे हमला कर रहे हैं वो बहुत उग्र हैं, हट्टे कट्टे हैं, एक इरादे के साथ हैं। और वो उनके जो हमले हैं वो शरीर के किन हिस्सों पे हो रहे हैं, उस फुटेज को देखिए। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग लोग हैं। ये कैमोफ्लेज है, वो हमला है। जी यही बात जोड़ना था। जी 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 जी। जरा स्वामी जी सवाल, हालांकि अभी सुमन भट्टाचार्य जी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये एक डरावनी तस्वीर है स्वामी जी, और ये तस्वीर आज बंगाल की है, कल बिहार की, परसों उत्तर प्रदेश की, नरसों दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं की भी हो सकती है। ये तस्वीर डरावनी है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। जो आज एक सांसद के साथ हो रहा है, कल कईयों सांसद के साथ हो सकता है। मैं न ही यहाँ भड़काने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक डर के साये में ये बात कह रहा हूँ, इस देश का नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, और एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते भी। सुमन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूँ। जी सुमन जी। ये जो तस्वीर है सारा इंटरनेशनल मीडिया में, और जहां पे मोदी जी जाके अपना डेमोक्रेसी का बात करता है ना, वहां पे दिखाना चाहिए। क्योंकि आज ये अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, कल किसी जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है। आप प्रेस क्लब जाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ गुंडे घिर के आपको बोलेंगे आप क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, आपको पीटा जाएगा। ये नया भारत इसने पैदा कर रहा है। और जब नरेंद्र मोदी जी यूरोप जाके बोलता है, ऐसे नॉर्वे में उसको फेस करना पड़ा, लेकिन उनको वहां पे ये तस्वीर दिखाना चाहिए। और जब जय शाह दुबई या सऊदी अरब में बैठ के क्रिकेट का सौदा करता है, तब पूछना चाहिए जी आप इंडिया में मुसलमानों को क्या दरिया देते हो, मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन की भी दरिया आप नहीं देते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी। देखिए राजीव जी, ये बातें तो सारी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सच हैं, सबको पता है जी, सबको पता है। बिहार के अंदर राबड़ी देवी को अधिकार है बड़े बंगले का, उनको छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए फोर्स बुलाएं और हमें खाली करा लें। अडवाणी जी को मिला हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद को मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें सबको पता है। ये पता है कि बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ है ये एक प्रकार से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे पुलिस का कर्तव्य था उनको बचाने का, उन्हें सुरक्षा देने का, Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रश्न ये है, देखिए देश के सामने दो विकल्प हैं, देश के सामने दो विकल्प हैं। या तो जैसे ये चीजें होती रहें, इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद 15 दिन के बाद भूल जाएं। 15 दिन के बाद भूल जाएं कि अभिषेक बनर्जी पे एक जानलेवा हमला हुआ था। 15 दिन के बाद भूल जाएं कि CBSE का पेपर लीक हुआ था। 15 दिन के बाद भूल जाएं कि CBSE का पेपर लीक हुआ था। ये भूल जाएं 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में फिर पेपर लीक हो गया, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। डिस्कस करें और भूल जाएं। ये पता चले कि जो बंडी संजय हैं उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि एक लड़की के साथ उन्होंने अपने फार्म हाउस में रेप किया। SD देवेगौड़ा साहब के पोते ने रेप किया, फिर उसके बाद 2-3 हज़ार वीडियो बनाई, जनता भूल जाए। प्रश्न ये है, मैं अपोजिशन पार्टी से और देश की जनता से ये जानना चाहता हूं, ये सब हो रहा है, ये सबको पता है, इससे निकला कैसे जाएगा? इससे निकला कैसे जाएगा? हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करके पटाक्षेप हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, CNG PNG के दाम बढ़ जाएंगे, पानी लोगों को नहीं मिलेगा, बिजली लोगों को नहीं मिलेगी। बिजली ना होने की वजह से जो उनके दाम की कटौती होती
उत्तर प्रदेश के अंदर 10% बिजली के टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे कि जनता को लगे पिछली बार भी 1,000 का बिल आया था, इस बार भी 1,000 का बिल आया, जबकि वास्तविकता यह है 20% जो उनकी बिजली कटी थी और 20% 10% दाम बढ़ा है तो दाम वहीं का वहीं पहुंच गया। सवाल यह है निकला कैसे जाएगा। देखिए मैं ये देख रहा हूं अभिषेक बनर्जी, अगर इसके बाद बड़ा सुना था ममता बनर्जी के बारे में, साहब सड़क पे लड़ती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं लेकिन लड़ती रहती हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा हम सड़क पे उतरेंगे। अरे भैया सड़क पे उतरो, देखने तो तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे साथ लोग नहीं आते इसका माने लोग इस तानाशाही को पसंद करते हैं। राहुल गांधी गए वहां थ्री व्हीलर वालों से मिले, उनके साथ बैठे, यूनिवर्सिटी के जो पेपर लीक हुए थे उन बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ बच्चों ने किस प्रकार से अपनी चीजें बताई। हमको यही नहीं विश्वास है अगला पेपर कैसे होगा। हमारे आपके पत्रकार बंधु मुझे आगे बता रहे हैं उनके बच्चे 12th क्लास में थे, उनके साथ भी यही अन्याय हुआ है कम से कम। और ये सारे बच्चे केवल मुसलमानों के नहीं है, हिंदुओं के भी बच्चे हैं। लेकिन इससे निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए जो गांधी ने सिखाया था, बार बार वो कह रहा हूं, ठीक है राहुल गांधी पद यात्रा करेंगे, राहुल गांधी गरीबों के पास जाएंगे। अरे भैया जिस वोट ईवीएम में वोट पड़े हैं अगर उस पर काउंट ही नहीं होगा, ईवीएम दूसरी काउंट होगी, 17C में दूसरी ईवीएम के सीरियल नंबर होंगे, काउंट कोई दूसरी होंगी, बच्चा पेपर कोई लिखेगा, जांचा कोई जाएगा। निकलने का रास्ता बताइए। और निकलने का रास्ता महात्मा गांधी ने बताया था। महात्मा गांधी ने जो निकलने का रास्ता बताया था, भाई क्या होगा, मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, जेल के अंदर भेज देंगे। अगर राबड़ी देवी रेजिस्ट करती हैं, राबड़ी देवी को जेल भेज दें, लालू यादव को जेल भेज दें, तेजस्वी यादव भी साथ चले जाएं, पूरा परिवार चला जाए, आरजेडी परिवार के लोग चले जाएं, अभिषेक बनर्जी सड़क पे उतरे, 5,000 आदमी भी होगा, 5,000 आदमियों को सड़क पे भेजेंगे। अरे विश्व देखेगा तो हमारे देश के अंदर तानाशाही कैसे चल रही है। पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप पीटते हैं, उन्हें लिंच करने का प्रयास करते हैं, जब वो लोकतांत्रिक अहिंसावादी तरीके से सड़क पे उतरते हैं, उन बच्चे जो हैं जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, ट्रकर्स के साथ राहुल गांधी बैठे, जो ट्रक के बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ राहुल गांधी बैठे, वहां भी जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को ट्रक बिल्डिंग का काम दिया जा रहा है। सुमन जी जैसे बता रहे हैं कि वहां पे गंगा के जो मिट्टी है जिससे वहां पे दुर्गा जी की मूर्ति बना करती थी, उस पर भी अडानी जी का हो गया है। अडानी जी सारे जंगल काट रहे हैं, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पानी कम बरस रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है। निकलने का रास्ता बताइए। और निकलने का रास्ता गांधी बता चुके हैं, उस रास्ते पे चलना है चलिए, वरना हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, होना कुछ नहीं। यही तानाशाही चलती रहेगी, यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, लोग मारते जाते रहेंगे, लोग जेल भेजे जाते रहेंगे, लोग लिंच होते रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी इनका विरोध करेगा मारा जाएगा। तो एक निर्णायक अहिंसावादी गांधीवादी आंदोलन की आवश्यकता है। और ये बताइए क्या तमिलनाडु के अंदर बीजेपी वाले मारे जा रहे हैं क्या? तेलंगाना के अंदर मारे जा रहे हैं क्या? केरला के अंदर मारे जा रहे हैं क्या? हिमाचल प्रदेश के अंदर मारे जा रहे हैं क्या? वहां पे जो सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और पंजाब के अंदर मारे जा रहे हैं क्या? भाई वहां पे सरकारें हैं लेकिन पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, अपोजिशन वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब ये कि जनता का रोष तो चाहे अगर वहां पे थलापति विजय तो वहां भी बीजेपी वालों की लिंचिंग करा सकता है, तेलंगाना में भी करा सकते हैं, वहां पे कर्नाटका में भी डीके शिवकुमार करा सकते हैं। नहीं करा रहे ना, नहीं करानी चाहिए। लोकतंत्र में ये सब ठीक है, अपोजिशन अपना काम कर रहा है, इलेक्शन लड़े हारे, लेकिन ये अब जनता को और हमें आपको राजीव जी निर्णय करना होगा, राहुल गांधी को निर्णय करना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी और तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा, अखिलेश यादव को करना पड़ेगा। या तो सड़क पे उतरिए, जेल जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाइए, वरना ये हम लोग जो डिस्कशन करते हैं 15 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। और अब लोगों को आदत पड़ गई है, लोगों को इस प्रकार के अत्याचार सहने की आदत पड़ गई है, जिस आदत को हमें छुड़ाने के लिए ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं इनको सामने आना पड़ेगा। जी। हालांकि आज इस घटनाक्रम के बाद अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आप लोगों ने देख लिया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, वो क्या लिख रहे हैं ये भी अभी दिखाता हूँ आपको, बताते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, एक बात जो बहुत रिमार्केबल और उस पर ध्यान देना पड़ेगा अपने को, देश की जनता को, जो सुमन भट्टाचार्य जी ने बताया कि पत्रकारों के पास और कल के अखबार में हेडलाइन क्या होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है कि टीएमसी के सांसद, चुने हुए नेता सांसद या टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध हो रहा है। ये कार्यकर्ता, नेता, सांसद का विरोध है, और विरोध वो भी क्या, कौन कर रहा है? एंगर ऑफ दी पीपल, वहाँ की जनता का गुस्सा। ये जनता का गुस्सा है, या यहाँ पर साफ देखा जाए कि ये गुस्सा है, या यहाँ आप बदले की भावना से कर रहे हैं?
नरेंद्र मोदी ने बोला था बदलाव, बदला नहीं बदलाव, याद होगा, इसी पश्चिम बंगाल के बाद बदला नहीं बदलाव। लेकिन ये तो बदले की भावना है और पहले से तैयारियां दिखाई दे रही हैं। भले वो महिलाएं हंस रही हों, लेकिन हाथ में अंडा लेके आप किस लिए खड़े थे और अभिषेक बनर्जी क्यों गए थे, किस लिए? वो तस्वीर दिख रही है आप लोगों के ऊपर बगल में, तस्वीर अभिषेक बनर्जी जिनके यहाँ गए हैं, वो इंसान मारा गया है इसी नफरत में, इसी चुनाव के रिजल्ट के बाद मारा गया है। अपने कार्यकर्ता के घर गए अभिषेक बनर्जी मिलने। आज अभिषेक बनर्जी है, कल कोई और है। राहुल गांधी की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी देखिए, कल राहुल गांधी यहीं दिल्ली में ऑटो रिक्शा वालों से मिले, ऑटो रिक्शा पे गए, वहाँ से ऑटो रिक्शा पे ही बैठ के गए, अपने घर वापस लौटे हैं। वो सारी तस्वीरें हैं। आज 10:30 मिनट का वीडियो उन्होंने जारी किया है अभी से थोड़ी देर पहले। तो ये है, ये देख लीजिए, बैठे हुए राहुल गांधी। लेकिन कम से कम इतना तो है, ये देखिए राहुल गांधी का ये ऑटो रिक्शा, इसमें राहुल गांधी बैठे जा रहे हैं। तो ये आखिर यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर शांतिपूर्ण, एक जगह शांतिपूर्ण बैठ के खाया जा रहा है, विरोध की आवाज़ को आखिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना अमलेंदु जी। और यही बातें हम देखते हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी, जो चर्चाएं हैं, जो जिरा होती हैं, जो दलीलें हम लोग देखते हैं। और सड़क पे आप जब गांधीवादी, जो स्वामी जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, गांधीवादी विचारों को छोड़कर गोडसेवादी या सिर्फ मारो काटो पे जाएंगे तो कैसे चलेगा? अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, एक तो हमारे सीजीआई साहब जो है वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इसलिए हमारे सीजीआई साहब मीडिया नहीं देखते हैं, खबरें नहीं देखते हैं, तो उन्हें नहीं मालूम है, पूरी न्यायपालिका को नहीं मालूम है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। आज राजीव जी एक सुबह विजुअल काफ़ी वायरल हुआ। लखनऊ में जज साहिबान जो हैं वो एक राष्ट्र एक संकल्प के साथ साइकिलों पे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं राजीव जी न्यायपालिका में हो क्या रहा है। एक राष्ट्र एक संकल्प के साथ हमारे जज साहिबान जो हैं वो लखनऊ में साइकिल मार्च कर रहे हैं, चूंकि मोदी जी ने कहा है पेट्रोल बचाओ। तो राजीव जी भांग जिस तरीके से पूरे कुएं में पड़ चुकी है, तो न्यायपालिका की तो राजीव जी ये स्थिति है। दूसरा राजीव जी, आज 30 मई है और 30 मई राजीव जी कोलकाता से ही उदंड मारतंड जो है आज से 200 साल पहले निकलना शुरू हुआ था। हिंदी पत्रकारिता का, हिंदी का पहला अखबार। और उसी बंगाल में आज राजीव जी ये नोट जारी किया जा रहा है, जो सोन भट्टाचार्य जी बता रहे हैं कि कल की खबर हेडलाइन क्या होनी चाहिए। 200 साल में राजीव जी पत्रकारिता कहाँ आ गई है, ये आप समझ सकते हैं कि वो उदंत मार्तंड जिसके 37 अंग निकले थे और जिसकी गिनी चुनी प्रतियां छपती थीं और उसे बड़ी मेहनत लगती थी पहुंचाने में, अंग्रेज सरकार उसको डाक खर्च में छूट भी नहीं देती थी, लेकिन वो 4 पन्ने के अखबार में जो शब्द छपते थे वो पूरी अंग्रेज सरकार के ऊपर भारी पड़ते थे। और आज राजीव जी इस मीडिया की स्थिति ये हो गई है कि बताया जा रहा है इसको कि कल आपकी हेडलाइन क्या होनी चाहिए। तो ये राजीव जी अच्छे दिनों में हम लोग समझ सकते हैं कि उदंत मार्तंड का जिस दिन 200वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, 200वीं शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस दिन ये चिट जारी की जा रही है कल आपको क्या हेडलाइन देनी है। तीसरी बात राजीव जी, मोदी जी अगर कुछ कहें तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसका उल्टा ही होना है। मोदी जी अगर कहें कि बदला नहीं बदलाव, तो समझ लीजिए कि बदलाव नहीं बदला ही होना है। और ये मोदी जी ने जब जब जो कुछ कहा है राजीव जी, उसका उल्टा उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन अमित शाह जी को मैं इस मामले में राजीव जी मोदी जी से अलग समझता हूँ। अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह जी ने चुनाव से पहले कहा कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे, 2 महीने हमारी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी। अमित शाह जी उसको सच करवा के दिखवा रहे हैं राजीव जी। अमित शाह जी ने जो कहा वो आप देखिए, लगातार पश्चिम बंगाल में वो सब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं। तो अमित शाह जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। तो ये राजीव जी, अगर मोदी जी में और अमित शाह जी में अंतर कोई करना हो तो मैं अमित शाह जी को ज्यादा ईमानदार समझता हूँ। जो वो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने बड़ा अपना पोस्टर जारी भी करवाया था, मेरा जीवन ही क्या मेरा संदेश है। तो उनका जीवन ही उनका संदेश है, ये राजीव जी हम लोग समझ सकते हैं। दुखद बात राजीव जी ये है कि पूरे देश की राजनीति जो है, खासतौर से सत्ता जो है, मुझे लगता है राजीव जी अब गुंडों के हाथ में पहुंच चुकी है। ये जो घटनाएं हो रही हैं
बंगाल से लेकर बिहार तक, ये सब इसी बात का परिचायक है, इसी बात का द्योतक है। अब हमको कोई राजनीति में शुचिता उचिता की बात करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर मोदी है तो राजनीति में शुचिता नहीं है, मोदी है तो राजनीति में अपराधीकरण है, मोदी है तो राजनीति में भ्रष्टाचार है। ये अब सूत्र वाक्य जो है वो राजीव जी मुझे लगता है कि इसको मान लेना चाहिए। अब जो विदेशों में क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश नहीं जाएगा, कौन परवाह करता है विदेशों में संदेश की राजीव जी। नॉर्वे में पूछा गया ना सवाल, जो सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम जो है उसमें जो नंबर 1 पर है, उसमें सवाल पूछा गया, वहां जवाब नहीं दिया गया। अब मैं देख रहा था राजीव जी, एक शेखर सुमन अभिनेता, उनका कोई कार्यक्रम आता है, वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई वहां पूछा गया, जवाब नहीं दिया, तो कह रहे हैं कि मीडिया को भारत में जो है वो 157 नंबर पे है। लेकिन भाई यहाँ तो मीडिया को बहुत बड़ी छूट है। हमारा मीडिया जब चाहे तब कोई खबर दिखा सकता है, वो दिखा सकता है ऑपरेशन सिंदूर में कि इस्लामाबाद पे हमने कब्जा कर लिया। तो इतनी छूट पूरी दुनिया में किस मीडिया को है जो इतना सच दिखा सके कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। तो राजीव जी मीडिया का तो हाल ये है। लेकिन राजीव जी अफसोस की बात ये है कि जब आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष के हम लोग जो है उत्सव मना रहे हैं, हमको बधाइयाँ मिल रही हैं, हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होने पर आपको बधाई है, उसी उदंत मार्तंड की जन्मभूमि जो है, हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि जो है, वहां से ये संदेश दिया जा रहा है कि कल आपको हेडलाइन क्या चलानी है। तो राजीव जी ये हमको भी कल मतलब अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है। हमसे मतलब कि पूरे मीडिया को, पूरे समाज को, मतलब हमसे मतलब हम अकेले नहीं, पूरा समाज जो है। और कल देखना होगा राजीव जी कि कल किस किस अखबार ने ये हेडिंग लगाई है, ये भी देखना होगा कि कितने लोग जो है वो झुक चुके हैं और दम तोड़ चुके हैं। हमको वो भी देखना होगा राजीव जी, कोलकाता से ही निकलने वाला एक अखबार जो मोदी जी के खिलाफ बहुत लंबे चौड़े हेडिंग लगाता रहा है और बड़े सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, शुभेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ क्या उसी तरीके के हेडिंग लगते हैं कि नहीं लगते उस अंग्रेजी अखबार में भी, ये भी अब देखना होगा राजीव जी। तो पूरे मीडिया पर ये निगाह रखनी पड़ेगी कि किसमें कितनी रीढ़ बची हुई है। लेकिन सवाल राजीव जी ये है कि आज जो पत्रकार लगाकर हेलमेट गए थे, क्या उनको पहले से अंदाजा था कुछ इस तरीके का हो सकता है? अगर उनको अंदाजा था तो सरकार को अंदाजा क्यों नहीं था, प्रशासन को अंदाजा क्यों नहीं था? तो क्या ये एक सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्री प्लान था? जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, महिलाओं को दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से हाथ में अंडे लिए हुए हैं। ठीक है, अंडे हाथ लिए हुए हैं, आप किसी पे अंडे फेंक सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, अंडे फेंके जाते हैं और टमाटर फेंके जाते हैं। लेकिन राजीव जी हमको याद रखना चाहिए, ये अंडे और टमाटर फेंकने वाले लोग जो हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी पर उड़ीसा में पत्थरों से हमले भी किए थे। यही लोग थे, वो कोई दूसरे लोग नहीं थे। तो इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है, जो आज अभिषेक बनर्जी के साथ सामने आया राजीव जी, ये इंदिरा गांधी के साथ भी सामने आ चुका है। इनका असली चाल चरित्र चेहरा यही है और ये लोकतंत्र के असली दुश्मन है। जनता अगर समझ सकती है तो समझ ले, वरना तो कोई बात ही नहीं है राजीव जी। जी, एक दुखद पहलू है। प्रशांत जी जल्दी से, आपके पास सुमन जी भी हमारे साथ, अंशु जी भी हैं, जल्दी एक छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से बताएं। प्रशांत जी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पेपर लीक के बारे में। ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, 2-3 बातें, क्योंकि आज भी आपने बताया कि CUET में भी आज सर्वर डाउन हो गए, और जी एक तो उसकी बात हो रही थी कि आंदोलन की, 17 साल का 12वीं क्लास का बच्चा सार्थक, अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है CBSE के गड़बड़ियों को, टेंडर व्यवस्था को एक्सपोज कर रहा है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आंदोलन ही है राजीव, ये बड़ा आंदोलन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आप ये देखिए कि ये पूरा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। नीट के पेपर जो मीडिया में खबरें हम देखते हैं, 30 लाख 50 लाख के बिकते हैं, इंडस्ट्री है ये। और अब आप गौर कीजिए कि ये सारे पेपर लीक, कहीं कोई अपवाद नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से कोई अपवाद मिलेगा, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में ही क्यों हो रहे हैं? ये एक नेक्सस बन गया है, एक इंडस्ट्री बन गई है। और इसको अब नरेंद्र मोदी भले ही सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब से कहलवा दें अपने कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो रोक नहीं पाएंगे। वो सिस्टम इनके हाथ से निकल गया है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ठीक बात है, वो सिस्टम इनके हाथ से निकल गया। वो सिस्टम अब जो पेपर लीक माफिया है, अब उसके हाथ में है, और वो इन्हीं के राज्यों में है।
इन्हीं की सरकारें जहां पे है वो ये फल फूल रहे हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि पेपर लीक ऐसे हो रहा है और पूरा युवा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको पढ़ने लिखने वाले बच्चे चाहिए ही नहीं। इनको वो युवा चाहिए जो मस्जिदों में के सामने डांस करें, जो लिंच मॉब बन जाए, जो पत्थर फेंकें। और एक आखिरी बात, जो अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, अभी मैंने एक वीडियो देखा, पत्थरों से हमला हुआ है जी जी। और पत्थर सर की तरफ फेंके गए हैं। तो इरादतन है, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पब्लिक एंगर नहीं है। पब्लिक एंगर हम उसको मान सकते हैं कि जो महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन पब्लिक एंगर जो हमलावर हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं, हमलावर पीछे से खींच के ले जा रहा है उनको। नहीं, वो गिर गए हैं, अभिषेक बनर्जी गिरे हैं, उनको मारा गया है, वो सारे विजुअल्स हैं। समर्थक वहां नहीं होते तो आज कुछ भी हो जाता। तो ये बहुत ही मतलब देश के लिए बहुत ही सोचने समझने वाला वक्त है कि ये हो रहा है, और वो इरादतन दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही टारगेट के साथ वो आए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो कहानियां गढ़ी जा रही हैं। एक तरफ महिलाओं को खड़ा करके आप, और जो अभी सुमन जी बता रहे थे, इसी फोटो के साथ लगेगा, महिलाओं की फोटो के साथ कल के अखबारों में, कि ये कैमोफ्लेज है और एक लिंच मॉब तैयार है जो हमला कर रहा है। और उनको एक संदेश देने की किया गया कि भैया राजनीति छोड़ दो, आप घर बैठ जाओ, अब हम चलाएंगे सरकार और हम ही विपक्ष भी चलाएंगे। जी, तो ये बहुत चिंताजनक देश है, स्थिति देश के लिए। जी, सुमन जी, ज़रा समझना चाहता हूँ ये सा घटनाक्रम, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल टीएमसी की राजनीति, इसके बाद 26 दिन हो गए और बीजेपी चूँकि सत्ता पर काबिज है, इन 26 दिनों में बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग, जो लोग वोट दे के अगर जिता के लाए हैं, अगर कह लें, मान लें इस लोकतंत्र में कि लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में जीत के आए हैं, तो वहाँ के लोग बीजेपी की सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं इस घटनाक्रम को भी नहीं, उसको किनारे कर रहा हूँ, टीएमसी के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन, आपके जो प्रश्न है उसको आंसर करने के लिए। पहला, एक जो अखिल सामी जी थे, उन्होंने क्या क्या हम लोग भूल गए थे, भूल जाते हैं उसका एक लिस्ट बोल रहे थे। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जो अहमदाबाद में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें शायद 240 लोगों का मौत हुआ था, उसका क्या कारण था वो भी हम लोग भूल गए। कोई सरकार की तरफ से नहीं बताया। 240 लोग, जिसमें से एक भाजपा का एक सीएम भी था, वो भी मर गए थे। क्यों मर गए? अभी आप टीएमसी का रवैया या बंगाल के लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। भाजपा का इस चुनाव जीतने का एक बहुत अहम हथियार था, जो उन लोगों ने बताया था कि सारे महिलाओं को 3,000 रुपया महीने में मिलेगा। तो उसका एक फॉर्म आ गया है, जो 12 पेज का, 12 पन्ने का फॉर्म है, और जिसमें हस्बैंड का बैंक अकाउंट, घर पे गाड़ी है कि नहीं, लगभग अपना नाना नानी के नाम से सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा। तो लोग ये पूछने लगा है कि ये क्या सचमुच 3,000 रुपया देने का फॉर्म है या एनआरसी के लिए तैयारी है। देखिए, बंगाल में दो और चीज भाजपा ने अभी अनाउंस कर दिया है। एक तो है डिटेंशन सेंटर, जो लोग इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पुलिस सोचेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे और उसको डिपोर्ट करेंगे। तो कोई बिल्कुल सीधा बात है भाजपा सरकार का, कोई कोर्ट में जाना, कोर्ट में लंबा देर तक ये चलना, ये सब नहीं चलेगा। इंस्टेंट जस्टिस। अमलेंदु जी ने बहुत अच्छा बोला है, जो अमित शाह का जो रवैया है वो तो बिल्कुल सीधा है, इंस्टेंट मैगी के तरह, इंस्टेंट जस्टिस, इंस्टेंट सब कुछ।
तो बंगाल उस दौर में घुस गया। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये दूसरा बात है, सारे लोगों को जो आपके विपक्ष में बन सकता है वो सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा बात है पॉलिटिकल, जो टीएमसी का भी रवैया है। देखिए टीएमसी को एक अच्छा बात हुआ, टीएमसी को ये जो हार को टीएमसी नहीं मानता है, लेकिन हार तो हार ही है। उस हार के बाद टीएमसी को समझ में आ गया कि इंडिया जोट में रहना कितना जरूरी है। अभी ममता जी ने जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां पे इंडिया जोट के बारे में बोलते हैं और कांग्रेस के साथ तालमेल और कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए बोल रहे हैं। ये दूसरा बात है, कांग्रेस के जो बड़े लीडर है जैसे अधीर चौधरी, जो भी गुलाम नबी आजाद के जैसे अभी भी दिल्ली में मोदी जी जिसको बांग्लो दे के रखा है, वो इस अलायंस के खिलाफ है। लेकिन शायद 6 जून को दिल्ली में हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया जोट का अगला बैठक होगा और उसमें ममता जी खुद जाना चाहते हैं। लेकिन अखिल शामी जी का दूसरा बात को भी मैं थोड़ा सा 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। देखिए आपके लिए दो पॉसिबल तरीका है। एक गांधी जी जैसे आप एक पूरा अहिंसक सत्याग्रह में चल गए और गवर्नमेंट को मजबूर किया बैलेट पे वापस जाने के लिए या एक सच्चा इलेक्शन कराने के लिए, और दूसरा नहीं तो आप चुनाव भूल जाओ, आप रास्ते में रहो, मोदी जी और अमित शाह को अपना चलाते दो और सारा दुनिया को पता चले कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गया। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का ड्रामा है जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन से बंगाल इलेक्शन तक हमने देखा, ये डेमोक्रेसी का ड्रामा मोदी जी अमित शाह को सारा दुनिया के सामने जो डेमोक्रेसी का ड्रामा गणेश कुमार जी दिखाता है वो बंद करना चाहिए। नहीं तो दो तरीका है, आप सरकार को मजबूर करो एक अहिंसक, एक नॉन वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के जरिए जो आप चुनाव को सीधी तरह करो, जो राहुल गांधी का स्लोगन है, जो अभी ममता बनर्जी भी बोल रहे हैं, जो वोट चोरी बंद कर, और नहीं तो आप चुनाव को बिल्कुल बॉयकॉट करो। क्योंकि इस सिस्टम ने, इन्होंने जो सिस्टम बनाया, और मेरे को माफ कीजिएगा, ये सिस्टम के साथ जुडिशियरी भी इतना जुड़ चुका है जब आप जुडिशियरी से भी अभी कोई राहत या कोई चेक एंड बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत जरूरी हिस्सा है नहीं मिलता है। तो आपको नहीं तो एक जो जैसे मूवमेंट नेपाल में हुआ है, जैसे मूवमेंट श्रीलंका में हुआ है, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको चुनाव से बिल्कुल हट जाना पड़ेगा। जी 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 अंशु जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं आपके पास। पूरे घटनाक्रम को आप देख रही हैं और हर तरफ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है आपको? उम्मीद की किरण राजीव जी इसी में है कि देश अब एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है, और ये छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगी जिसको लेकर पूरा देश उभर रहा है। आप इनको छोटी घटनाएं मत मानिए। कॉकरोच पार्टी का उभार हो रहा है जिसके साथ 2.5 करोड़ यूथ जुड़ जाता है, उनका गुस्सा है ये, चाहे वो मीम के जरिए आए चाहे वो नाराजगी के जरिए आए। और ऐसे ही जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं, पेट्रोल पंप पर लोग खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि हमें तो बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, जब से आए हैं हम लाइनों में हैं, परेशानियों में हैं, और ये विदेश घूम रहे हैं। ऐसे बहुत से वायरल हैं, लोग अब खुलेआम बोल रहे हैं, लोगों की परेशानी जाहिर हो रही है। आज प्रयागराज में जो इतने छात्र हैं उन्होंने परीक्षा लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया है, सड़कों पर उतर के आए हैं। गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, लेकिन जगह जगह लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, और ये सारी चीजें ऐसे ही तैयार हो रही हैं। जब सत्ता में परिवर्तन होता है, जब इतना घमंड में आ जाती है सत्ता, तो इसी तरह से वो आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करती है, हिंसा का प्रयोग करती है, जो आज अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है और जगह हो रहा है। कॉकरोच पार्टी के बंद किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म, चाहे जो भी आरोप लगाइए, और जिस तरीके से आंदोलनों को कुचला जा रहा है, तो ये एक शुरुआत हो रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपके पास तो कभी कोई समाधान रहता नहीं है, आप हर चीज के लिए जनता को कह देते हैं और अपना झोला उठाकर चले जाते हैं।
इकोनॉमी की हालत बुरी है। नीट परीक्षाओं की मैं बात करूं तो ये कितनी बड़ी धांधली है। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। हर जगह आरएसएस के नाकाम नाकाबिल लोग लाकर के बिठा दिए गए हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। 2024 में जो नीट परीक्षा हुई थी वो जिस तरीके से लीक हुई थी और उसमें जो डीजी थे आपको मालूम है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10-15 दिन छुट्टी देकर के उनको स्टील मिनिस्ट्री में उनको और बड़ा ओहदा दे दिया गया और आज सुन रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनके सलाहकार बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को तो इनाम और पारितोषिक दिया जाता है, ऐसा ही होता है। और भी ऐसे हैं, ये अभी भी जो इसके डीजी हैं, क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? इतने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, किसी को तो आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। और आप कहते हैं कि हम भाई सेना के हवाई जहाज से और बुलेट प्रूफ इन चीजों से हम वो पत्र भेजेंगे। भैया वो आपके प्रश्न पत्र तो वो लीक कर दे रहे हैं आपके वही टीचर्स, और उसकी क्या गारंटी है? और उससे पहले भी कमेटी बनी थी और उस पर कोई आपने कार्रवाई नहीं की है। अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के आगे गए हैं, लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते हैं। और जो लोग ये वहां पर बैठे हुए हैं उनको बजाय सैक करने के, बजाय बर्खास्त करने के, बजाय हटाने के, उनको इधर उधर करके और उनको मलाईदार पोस्ट दिए जाते हैं। और अभी भी जो है वो ऐसे ही है कि रिटायरमेंट वाले जो है वो आईएएस बने हुए हैं। बीच में तो ये एनटीए का पद बहुत समय तक खाली भी रहा था। आज सीयूईटी में क्या हुआ है, इस तरह से डिले हुआ है। आपने पूरा सिस्टम शिक्षा व्यवस्था का कोलैप्स कर दिया है। आज छात्र डरे हुए हैं, अभी दोबारा भी होगी नीट परीक्षा तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये खाली आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम सेना के हवाई जहाज से भेजेंगे, हम सेना लगा देंगे, हम ये कर देंगे, अगले साल से हम इसको कंप्यूटर में करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि आप 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों का नहीं कर सकते, नीट में तो 22-24 लाख होते हैं, कर सकते तो आपने अभी क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात है कि आप जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक और व्यक्ति हैं, आपको बताएं कि जो इस नीट के ही चेयरमैन और इस तरह संवैधानिक पद पर हैं, एक जोशी जी हैं, जो कि जो व्यापम देश का सबसे बड़ा घोटाला था उसके साथ भी वो वहां पर तब पदस्थापित थे। उसके बाद और भी वो कई पदों में रहे, अभी भी बने हुए हैं। इन्हें कोई नहीं हटा सकता क्योंकि ये सीधे संघ से इनका आ रहा है और उनको संघ की पूरा प्रशय है। तो इनको ना हटाया जा सकता है, ना सैक किया जा सकता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था इनके हाथों में है। अब ये पूरी पीढ़ी को बर्बाद करेंगे, पूरी एक जनरेशन बर्बाद होगी। जहां शिक्षा कुछ नहीं होगी, ये सब माफिया तंत्र चलेगा, परीक्षाएं लीक होंगी, छात्र इस तरह सड़कों पर आएंगे। और फिर सही बात कही राहुल गांधी ने कि यही छात्र और जिनको आप बर्बाद कर रहे हैं आज, वही उनको जवाब देंगे। और पूरी तरीके से ये जन आंदोलन तैयार हो रहा है। तो मैं इस नाउम्मीदी में भी उम्मीद की किरण देख रही हूं देश की। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद की किरण होनी चाहिए, उम्मीद दिखनी चाहिए नाउम्मीदी में भी, और देश में अमन चैन रहे, शांति कायम हो देश में। और जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो तस्वीरें ना आए, और ये सब तरफ शांति शांति और शांति हो, इसी की कोशिश होनी भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।